हेलो एस्पिरेंट्स, एम सिविल सर्विसेज के प्लेटफॉर्म पे मैं अभिषेक कुमार आपका स्वागत करता हूँ। हमारी सीरीज जो पॉलिटी की चल रही है उसी सीरीज में मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ अबाउट वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, उपराष्ट्रपति हमारे देश में क्या महत्व रखते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या उनका रोल है, क्या फंक्शन है, कैसे इलेक्शन होता है, इन सब के बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। एम सिविल सर्विसेज के प्लेटफॉर्म पे आज हम जानेंगे वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। ठीक है, तो जो वाइस प्रेसिडेंट का मैं टॉपिक लेके आया हूं आपके लिए, वो वाइस प्रेसिडेंट के टॉपिक हम समझते चलेंगे विथ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के प्रोविजन, यानी आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट के बारे में कहां कहां मेंशन किया हुआ है। ये मेंशन है फ्रॉम आर्टिकल 63 टिल 73। ठीक है, बेसिकली 63 से लेके 71 तक है, बट 72 एंड 73 आर ऑल्सो इफेक्टेड एंड इफेक्टिवली यूज्ड। किसके लिए? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए इनडायरेक्टली यूज होता है, पर कैसे होता है मैं थोड़ी देर में बताता हूं आपको। ठीक है, लेकिन डायरेक्टली जब आप कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजंस देखेंगे तो यह है 63 से 71 तक, 63 से 71 तक। ठीक है, तो आर्टिकल 63 क्या कहता है? आर्टिकल 63 कहता है कि देयर शुड बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखिए दिखाता हूं मैं आपको। आर्टिकल 63, ठीक है, ये कहता है द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, अब जो वाइस प्रेसिडेंट है वो क्या करते हैं, वो बेसिकली होते कौन है? तो वो सेकेंड हाईएस्ट ऑफिस कंस्टिट्यूट करते हैं देश का। देखिए, पावर के केस में सेकंड हाईएस्ट नहीं होते हैं, ये होते हैं प्रेसिडेंस के केस में, यानी इन अकॉर्डिंग्स टू प्रिसाइडिंग। ठीक है, प्रेसिडेंस में नंबर 1 पे होते हैं हमारे देश के राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नंबर 2 पे आते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। पावर के केस में जब ये कंस्टिट्यूट किया जाता है तो सबसे पहले व्यक्ति कौन होते हैं पावर के केस में? वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जब हम आगे लेक्चर जानेंगे प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में तब मैं और डिटेल में समझा दूंगा कि कैसे ये डिफरेंसेस है, क्योंकि मैंने इसे हमारे जो लेक्चर थे पुराने जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को बताया था उसे मैंने समझाया था कि किस तरह से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो नॉमिनल हेड है। ठीक है, तो वैसे ही जब भी हम वाइस प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो वाइस प्रेसिडेंट क्या होता है? हिज सुपरफिशियल पावर। ठीक है, इनको हम बोलते हैं सुपरफिशियल हाईनेस, इनके पास एक्यूरेट पावर नहीं होती है। ठीक है, आर्टिकल 63 मैंने बता दिया आपको कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मेंशन करता है अबाउट द पोस्ट। उसके बाद से 63 से 73 तक डील करता है यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में, जिसमें वाइस प्रेसिडेंट भी कवर किए जाते हैं। ठीक है, पर 71 तक डायरेक्टली वाइस प्रेसिडेंट का मेंशन है। 72 एंड 73 आर द पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। तो जब भी वाइस प्रेसिडेंट एक्ट्स एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तब वो पावर उस समय गाइडेंस में आती है। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे, आगे और डिटेल में से समझा देता हूं। चलिए देखिए, अब जानते हैं कि कौन वाइस प्रेसिडेंट बन सकता है भारत में। तो भारत में हमने देखा था कि जब राष्ट्रपति की केस आया था तो उनके केस में भी बोला गया था इंडियन सिटीजन होना कंपलसरी है। यहां पे वाइस प्रेसिडेंट के केस में भी इंडियन सिटीजन होना जरूरी है। अब जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है, वो इंडियन सिटीजनशिप में कैसे काउंट किए जाएंगे? तो इसका मतलब है एनी फॉर्म, ऑल द 5 फॉर्म ऑफ एक्वायरिंग द सिटीजनशिप आर कंसिडर्ड एज इंडियन सिटीजन। जैसे यूएसए केस में क्या होता है, बाय बर्थ कंसीडर किया जाता है सिटीजन ऑफ यूएसए, पर इंडिया में 5 फॉर्म जो मैंने आपको बताया है सिटीजनशिप के केस में, उन 5 फॉर्म में किसी भी केस में आपने अगर सिटीजनशिप एक्वायर कर ली है और आप भारत के नागरिक बन चुके हैं तो आप एलिजिबल हो जाएंगे वाइस प्रेसिडेंट के लिए कैंडिडेट के तौर पे अपने आप को नॉमिनेट करने के लिए। दूसरा, एज क्वालिफिकेशन है 35 ईयर्स या उससे ज्यादा। तो ये राष्ट्रपति के केस में भी था, पर यहां पे चेंज होता है। ठीक है, तीसरा जो क्वालिफिकेशन का केस है यहां चेंजेस आता है। राष्ट्रपति के केस में हमने देखा था कि उनको
क्वालिफाइड कहाँ होना चाहिए? लोकसभा में, ठीक है, एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा। पर यहाँ पे एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा होना चाहिए। क्यों? जस्ट इसके बाद वो चीज आता है कि कौन बन सकता है, क्या होता है उनका पावर। तो ठीक है, बता ही देता हूँ। क्या है कि जब राज्यसभा कंसीडर इसलिए करते हैं क्योंकि ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, ठीक है। जैसे ही वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएंगे? चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। इसीलिए क्वालिफिकेशन का डेट और क्वालिफिकेशन का जो पैटर्न होता है वो कंसीडर करता है राज्यसभा के मेंबर के तौर पे। अब बारी आती है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करने का क्या मतलब है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, या गवर्नमेंट ऑफ स्टेट या एनी अदर अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी, इन जगहों पे वो कोई भी ऑफिस जहां से उनको क्या मिले? लाभ मिले, प्रॉफिट मिले, गेन हो, उनका पोटेंशियल गेन किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो मॉनेटरी फॉर्म में हो या उनके पावर के फॉर्म में हो, वो नहीं ले सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आर्टिकल आपको दिखा दूं मैं। देखिए अभी मैंने बताया कि वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होते हैं स्टेट, ठीक है, काउंसिल ऑफ स्टेट की यानी राज्यसभा की। तो आर्टिकल 64 ये मेंशन करता है, ठीक है। फिर उसी में देखिए लिखा है कि वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं और वो होल्ड नहीं कर सकते हैं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को। ये चीज हम आगे भी देखेंगे जब इलेक्शन का मैनर पढ़ेंगे या क्या उनके बारे में कि क्या कौन कौन क्वालिफाई करता है सॉरी, ये भी जानेंगे क्वालिफिकेशन क्या होता है। उस समय भी ये जानेंगे कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होता, आर्टिकल में मेंशन होता है, ठीक है। तो ये जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है, देखिए यहां लिखा भी है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कहां पे नहीं हो सकता है? जब वो डिस्चार्ज कर रहे हो प्रेसिडेंट या अपना ड्यूटी इन द केस ऑफ कहां पे? राज्यसभा में। तो उस समय उसको कंसीडर नहीं करेंगे एज ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, वो एक्सेप्शन है। अदरवाइज बाकी सब जगह पे उन्हें कंसीडर किया जाएगा एज ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। मान लेते हैं पीएसयू के चेयरमैन बन जाते हैं तो वो नहीं बन सकते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि रेलवे बोर्ड के चेयरमैन बनते हैं, नहीं बन सकते हैं। कोई भी अदर ऑफिस या किसी स्टेट के किसी ऑफिस में किसी मिनिस्ट्री पोस्ट पे नहीं काबिज हो सकते हैं, तो वो सब आता है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में, ठीक है। देखिए द वाइस प्रेसिडेंट टू एक्ट एज प्रेसिडेंट, ये है आर्टिकल 65, ये हम जानेंगे थोड़ी देर बाद जब वैकेंसी के बारे में जानेंगे, ठीक है। अब देखिए ये क्या लिखा हुआ है कि शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ ईदर लोकसभा और राज्यसभा इफ ही इज इलेक्टेड एज वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। जब जैसे ही वो वाइस प्रेसिडेंट बन जाते हैं उससे पहले अगर वो लोकसभा या राज्यसभा के मेंबर रहे हों, ठीक है, तो उनको वो मेंबरशिप छोड़नी होगी, ठीक है। इसमें स्टेट भी कंसीडर कर लीजिएगा कि स्टेट के भी किसी भी हाउस के मेंबर नहीं हो सकते। स्टेट में भी कई जगहों पे 2 हाउस होती है, अपर हाउस, लोअर हाउस, तो उनमें से भी किसी भी यानी एमएलए, एमपी, एमएलसी तीनों नहीं बन सकते हैं, ठीक है। उस पोस्ट पे कंटिन्यूअस नहीं रह सकते, सिंपल सी बात है। चलिए आगे देखते हैं कौन इलेक्ट करता है वाइस प्रेसिडेंट को। देखिए वाइस प्रेसिडेंट को भी एक इलेक्टोरल कॉलेज सेलेक्ट करता है, ठीक है, इलेक्ट करता है। जैसे हमने प्रेसिडेंट के केस में देखा था, पर वहां से ये अंतर इसलिए है क्योंकि वहां पे जो इलेक्टोरल कॉलेज था वो कंसीडर होता था ऑल द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट यानी एमएलएस एंड ऑल द इलेक्टेड एमपीज, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक। तो जो सांसद होते थे या राज्यसभा क्या विधानसभा के जो सदस्य होते थे, वो लोग जो इलेक्टेड मेंबर्स होते थे वो क्या कर सकते थे? प्रेसिडेंट को इलेक्ट, वो उस इलेक्टोरल कॉलेज में आते थे। पर यहाँ पे वो सारे इलेक्टेड मेंबर्स लोकसभा एंड राज्यसभा एंड नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ याद रखिएगा ऑल द एमपीज, ऑल द देन एमपीज, ठीक है, द देन एमपीज। देन एमपी का क्या मतलब है कि उस समय जो एमपी बने हुए हैं वैकेंसी को नहीं कंसीडर करते हैं, ठीक है। अगर सीट वैकेंट है, मान लेते हैं 545 सीट्स लोकसभा में है पर 543 में ही इलेक्शन हुआ है, ठीक है, और 543 एमपीज है हमारे पास, तो वही लोग वोट करेंगे, ठीक है, वही लोग चुनेंगे किसको? वाइस प्रेसिडेंट को,
ठीक है, तो सारे एमपी चुनेंगे, याद रखिएगा एमएलएस का यहाँ कोई रोल नहीं होता जैसे प्रेसिडेंट के केस में होता था। फिर बारी आता है कि मैनर ऑफ इलेक्शन, तो यहां भी सेम मैनर ऑफ इलेक्शन होता है जैसे प्रेसिडेंट के केस में होता है। सीक्रेट बैलेट होता है, बैलेट पेपर में होता है, याद रखिएगा यहां पे बैलेट पेपर का यूज होता है। क्यों? क्योंकि यहां पे होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, एक एक करके ट्रांसफर किया जाता है वोट। ठीक है, जैसे मैंने आपको प्रेसिडेंट के केस में बता दिया था कि कैसे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट यूज होता है, यूटिलाइज होता है, वो यहाँ पे बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यानी कि कितने प्रोपोर्शन में, यानी कि पॉपुलेशन के बेसिस पे रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। ठीक है, यानी हर एक एमएलए या हर एक एमपी की एक अपनी वोट वैल्यू होती है। उसके अलावा इलेक्शन ऑफ पर्सन एज वाइस प्रेसिडेंट कैन नॉट be challenged on the ground that the electoral college was incomplete। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया ना आपको कि 545 होना जरूरी नहीं है, 543 भी है। द देन मेंबर्स, उस समय कितने मेंबर्स हैं, ठीक है, प्रेजेंट एंड वोटिंग वाला केस नहीं बोल रहा हूँ। देन मेंबर्स यानी टोटल स्ट्रेंथ जो उस समय इलेक्ट होके आई हुई है या नॉमिनेट होके आई हुई है, तो अभी जो सिटिंग करते हैं उन सब लोगों के वोट को हम बोलेंगे इलेक्टोरल कॉलेज। ठीक है, तो ये क्या होगा कि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को हम नल एंड वॉइड इस बेसिस पे डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं कि इलेक्टोरल कॉलेज पूरा नहीं था। ठीक, मान लेते हैं कि 500 ही सीट वोट करने के लिए है, 500 एमपीज हैं, तो 500 एमपीज ही वोट करके उनको सेलेक्ट करेंगे, 545 की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे जानते हैं टर्म ऑफ ऑफिस। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट के टेन्योर कितना होता है, कितने दिन तक वो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति बन सकते हैं। तो जिस दिन वो सीट करने जाते हैं, मतलब जिस दिन से वो अपना अधिभार संभालते हैं, ठीक है, चेयर पे बैठते हैं एंटर अपने ऑफिस में, उस दिन से 5 साल तक नॉर्मल केस में उनको कंटिन्यू करना होता है अपना टेन्योर। हाँ, अगर इस बीच में कुछ हो जाए अकस्मात तो अलग चीजें हैं, उसको हम जानेंगे थोड़ी देर बाद। पर जनरल टेन्योर कितना होता है, जिस दिन वो ऑफिस में एंटर करते हैं, जिस दिन वो सिग्नेचर करते हैं ऑफिस में जाके अपना कि हाँ अब मैं ये पोजीशन लेता हूँ, ठीक है, इस ऑफिस को मैं अब अपने अंडर में करता हूँ, उस समय से लेके 5 साल तक वाइस प्रेसिडेंट उस पोस्ट पे कंटिन्यू रहेंगे। ठीक है, लेकिन वो रिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, रुकिए, वो वाइस प्रेसिडेंट अगर हैं तो वाइस प्रेसिडेंट कभी भी पहले रिजाइन कर सकते हैं 5 साल से पहले, लेकिन उसके लिए उन्हें प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन देना होगा। प्रेसिडेंट किसको देता है, वाइस प्रेसिडेंट को, और वाइस प्रेसिडेंट किसको देते हैं, प्रेसिडेंट को। ठीक है, रेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट। समझ में आ गया? वैकेंसी कैसे कैसे आ जाती है, जैसे मैंने बताया ना कि 5 साल अगर पूरे करते हैं जनरल टर्म्स में, लेकिन कुछ हो अगर ऐसे सिचुएशन जहां पे वैकेंसी आ जाए, वहां पे वो सीट खाली हो जाए, तो वो कौन कौन से पोजीशंस हैं, जब वो 5 साल का अपने टेन्योर पूरा कर लेते हैं तब वैकेंसी आती है। ठीक है, दूसरा वो रिजाइन कर देते हैं तब वैकेंसी आती है, जैसे मैंने बताया प्रेसिडेंट को लिख के कर देंगे। इसके अलावा उनको रिमूव किया जा सकता है। ठीक है, इनका रिमूवल को इम्पीचमेंट नहीं बोलते। मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि इम्पीचमेंट सिर्फ एक जगह लिखा है, आर्टिकल 61 में प्रेसिडेंट के लिए दिया हुआ है बस। ठीक है, और अगर वो डेथ हो जाता है उनकी, ठीक है, या उनके इलेक्शन को हम डिक्लेयर कर देते हैं नल एंड वॉइड। अब ये थोड़ी देर में समझेंगे कौन डिक्लेयर करता है नल एंड वॉइड, कौन ये कर सकता है, किसके पास ये पावर है कि उनके इलेक्शन को खत्म कर दे, खारिज कर दे। डेथ का तो नॉर्मल केस है, डेथ के केस में। ठीक है, तो ये था ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का ऑफिस का टेन्योर। अब जानते हैं रिमूवल फ्रॉम द ऑफिस, उनको हटाया कैसे जा सकता है। रेजोल्यूशन जो लाया जाता है वो काउंसिल ऑफ स्टेट यानी राज्यसभा में लाया जाता है, क्योंकि ये एक्स ऑफिसियो चेयरमैन कहाँ के होते हैं, राज्यसभा के। तो वहां पे क्या होगा, मेजॉरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स ऑफ द काउंसिल एंड एग्रीड बाय द हाउस ऑफ द पीपल। यानी याद रखिएगा कि जो उस समय वहां की टोटल स्ट्रेंथ है, जैसे मैंने बताया ना कि जरूरी नहीं है कि द देन मेंबर्स ही होने चाहिए इलेक्शन के लिए, वैसे ही यहाँ पे जरूरी नहीं पूरे टोटल मेंबर्स टोटल स्ट्रेंथ होनी चाहिए, जो राष्ट्रपति के केस में कंपलसरी है पर यहाँ नहीं है।
तो इसे हम क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे इफेक्टिव मेजॉरिटी। ठीक है, इसे कहते हैं हम इफेक्टिव मेजॉरिटी। ठीक है, इफेक्ट में कितने लोग हैं, कितनों के पास पावर है, तो वो लोग। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ ये यहाँ पे होगा, लेकिन लोकसभा में कैसे होगा, सिंपल मेजॉरिटी से। जो उस दिन प्रेजेंट है वो वोट कर देंगे कि हाँ, आप जो काउंसिल ऑफ स्टेट ने रेजोल्यूशन पास किया हम उसको समर्थन देते हैं, सिंपल मेजॉरिटी से। तो याद रखिएगा कि राज्यसभा में चाहिए इफेक्टिव मेजॉरिटी, बट राज्यसभा के बाद लोकसभा की बात आती है, तो लोकसभा में सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होती है। ठीक है, इसके बाद नो रेजोल्यूशन फॉर द क्लॉज शैल बी मूव्ड अनलेस एट लीस्ट 14 डे का नोटिस। जैसे प्रेसिडेंट को भी 14 डे का नोटिस देना पड़ता है, वैसे ही वाइस प्रेसिडेंट को भी 14 डे का नोटिस देना पड़ेगा कि हम आपके खिलाफ एक रेजोल्यूशन पास करने जा रहे हैं। ठीक है, तो 14 दिन पहले उनको बताना पड़ेगा। ये कब होना चाहिए, इंटेंशन टू मूव द रेजोल्यूशन के टाइम से, कि अब हमको रेजोल्यूशन पास करना है, तो मान लेते हैं हम 14 दिन बाद पास करना है, तो कम से कम 14 दिन का उनको नोटिस देना होगा। ठीक है, अब बारी आती है पावर्स एंड फंक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, उपराष्ट्रपति की शक्तियां। तो उपराष्ट्रपति की शक्तियों जब हम कंसीडर करते हैं, तो एक तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया, आर्टिकल 64 में लिखा है एक्स ऑफिसियो चेयरमैन है राज्यसभा के। दूसरा, वो प्रेसिडेंट के तौर पे वर्क करते हैं जब प्रेसिडेंट की पोस्ट पे वैकेंसी क्रिएट होती है। ठीक है, मैंने जब प्रेसिडेंट बताया था, तो इन केस ऑफ डेथ, इम्पीचमेंट, रिजिग्नेशन या अदर सर्कमस्टांसेस, उस केस में वो एक्ट एज प्रेसिडेंट करते हैं। ठीक है, अगर प्रेसिडेंट किसी कारणवश कहीं आउट ऑफ स्टेशन हो या अपने वर्क को कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो टेम्पररी बेसिस पे, तब भी वो जो उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट है वो एक्ट एज प्रेसिडेंट करेंगे। ठीक है, तो वैकेंसी जब भी क्रिएट हो ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट में, एक्ट एज प्रेसिडेंट। तो जब भी प्रेसिडेंट के तौर पे काम करेंगे, तब ऑटोमेटिकली सारे अलाउंसेस, सारी पावर, सारा जो मनी है, मतलब सारा जो उनका इनकम सोर्स है, वो सब किस तरह से गिना जाएगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के एमलमेंट्स एंड उनके एक्सपेंसेस की तरह। ठीक है, लेकिन तीसरा चीज देखिए, अगर इलेक्शन ऑफ पर्सन वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे जो डिक्लेयर किए गए वॉइड हो जाए, ठीक है, कि हम कौन वॉइड डिक्लेयर करेगा, वो करेगा सुप्रीम कोर्ट। सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर टू डिक्लेयर द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट एज वॉइड। ठीक है, मतलब अगर उसमें कुछ इलीगल उनको दिखता है, तो सुप्रीम कोर्ट वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति के चुनाव को खारिज कर सकती है। ठीक है, तो जब ये खारिज हो जाएंगे, तो उनके जो एक्ट्स खारिज होने के पहले जो भी एक्ट्स उन्होंने कर लिए थे, वो सारे कंटिन्यू रहेंगे। ठीक है, वो इनवैलिडेट नहीं होंगे। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे कि इसका मतलब है कि वो जब तक अपने वर्क स्पेस में थे एज अ वाइस प्रेसिडेंट, तो जो भी वो काम कर रहे होंगे उस समय के बीच में, उन्होंने जो भी ऑर्डर्स दिए होंगे, जो भी नोटिफिकेशंस दी होगी, जो भी सिग्नेचर किया होगा, ठीक है, वो सारी चीजें कैसे कंसीडर की जाएंगी, एज इट इज, जैसे है वैसा ही रहेगा। उसके बाद वो कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये नहीं होगा कि भाई अगर मैंने वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के तौर पे एज अ वाइस प्रेसिडेंट मैं बन गया और बाद में मेरा सीट अगर वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाता है, इलेक्शन को वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाता है, तो मैंने इन कुछ समय में, जितने समय में भी मैं रहा हूँ वाइस प्रेसिडेंट, अगर मैं काम नहीं कर पाया, जो मैंने काम किया उसको कंसिडर किया जाएगा एज वर्क, तो उसको इनवैलिडेट नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये था हमारा पावर एंड फंक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। इसमें एक चीज और बता दूं कि जब भी हम इलेक्शन की बात करते हैं वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे, तो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो इलेक्टोरल कॉलेज करता है, उसमें जो भी मेंबर्स उस समय प्रेजेंट होते हैं, तो वो कैसे वोट करते हैं, वो सीक्रेट वोट करते हैं। ठीक है, वो किसी को बताते नहीं है कि हमने क्या वोट किया, ना ही वो थ्रू किसी गेस्चर के तौर पे बता सकते हैं, ना ही किसी तरीके से बोल के, यानी लिखित मौखिक, रिटन, अनरिटन, ओरल, किसी भी तरीके से वो डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं कि उन्होंने किसे वोट किया है। ठीक है, अगर उन्होंने डिस्क्लोज कर दिया तो उनके वोट को
क्या कर दिया जाएगा, इनवैलिड कर दिया जाएगा, और साथ ही साथ उनके जो वोट के साथ साथ उनकी सीट को भी वैकेट करना पड़ सकता है, यानी उन्हें डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। ठीक है, हम जब एमपीएस का डिस्क्वालिफिकेशन जानेंगे तब और डिटेल में मैं समझा दूंगा। चलिए, तो यहाँ पे हमारा वाइस प्रेसिडेंट का जो चैप्टर था वो खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। अच्छे से मैंने कोशिश की है कि हर एक पॉइंट्स को बता पाऊँ। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ लेक्चर को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशन मिलते रहें, और साथ ही साथ इसके आप शेयर कर दें वीडियो को उन लोगों के साथ जो यूपीएससी, पीएससी या अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो। इसके साथ ही आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। एम सिविल सर्विसेज आप लोगों के लिए लेके आ रहा है एक बैच जो कि स्टार्ट होने वाला है 25 मार्च से। जिसके अंदर होगा एडीआई, ठीक है, कोर्स, एडीआई का कोर्स, जिसमें इंक्लूड होगा टेस्ट सीरीज भी। ठीक है, विथ टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा एडीआई का कोर्स, यानी असिस्टेंट डायरेक्टर इंडस्ट्रियल। इसके अलावा 25 मार्च से ही एडीईओ का कोर्स भी लॉन्च करने जा रहे हैं हम। 3 दिन का इसमें आपको डेमो मिलेगा 25, 26, 27 तक। फिर 28 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। हालांकि 25 से ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे, पर 28 और 29 तक हम ये कंसिडर करेंगे कि जितने लोग एडमिशन ले रहे हैं तो उनमें जो फर्स्ट 10 होंगे उनके लिए ये पूरा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, दोनों बैच मिला के। ठीक है, दोनों बैच मिला के जो फर्स्ट 10 रजिस्ट्रेशन होंगे उनके लिए ये कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। ठीक है, ये भी 25 मार्च से हो रहा है। इसके अलावा अब जो ये इसकी क्लासेस स्टार्ट होंगी, ये क्लासेस स्टार्ट होंगी 2 अप्रैल से। ठीक है, सेकेंड अप्रैल से यूपीएससी इंटीग्रेटेड कोर्स, ये सारे कोर्सेज 2 अप्रैल से स्टार्ट होने जा रहे हैं। ठीक है, एडीआई और एडीओ का जो 3 दिन का डेमो होगा वो हो रहा है 25, 26 एंड 27 को। सीजीपीएससी और यूपीएससी के जो बैचेस लॉन्च करने जा रहे हैं हम, वो स्टार्ट हो रहा है 2 अप्रैल से, जिसके लिए दोनों में 1 वीक का फ्री डेमो मिलेगा आपको। तो आप फ्री डेमो को अवेल कर सकते हैं। उसके लिए पहले से आपको रजिस्टर भी कर सकते हैं आप चाहे तो हमारे वेबसाइट में aimcivilservices.in पे। ठीक है, और इनके बारे में अधिक जानकारी आपको चाहिए तो आपको जो नंबर फ्लैश हो रहे होंगे आपकी स्क्रीन पे, या जो एड्रेस आपके सामने फ्लैश हो रहा है उस एड्रेस पे आके भी आप इसके बारे में और जानकारी ले सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पे इस क्लास को एंड करते हैं इसी इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ, और ये होप करता हूँ कि अगर आप आने वाले सालों में किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स को क्रैक करना चाहते हैं तो उस लक्ष्य को पाने में हम आपकी कुछ हेल्प कर पाए। चलिए, तो इसी के साथ इस लेक्चर को एंड करते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।